सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा। ठीक है, तो दिए गए तापमान को 273 से गुणा करें या फिर दिए गए तापमान में 273 जोड़ें या फिर दिए गए तापमान को 273 से क्या करें, विभाजित करें या फिर दिए गए तापमान में से 273 क्या करें भाई, घटाएं। तो घटाए नहीं भाई, जोड़े। जोड़े यानी हमारा कौन सा होगा यहाँ पे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको इनमें से क्या करना होगा। अब देखो भाई, सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए, अब देखो भाई, तो दिए गए तापमान में 273 जोड़े, इसका मतलब यह है कि K बराबर यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा वो K बराबर क्या हो जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड, और प्लस कितना जोड़ेंगे, 27 कितना जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे। ठीक है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे मान लो अपने पास में, यहाँ पे जो डिग्री सेंटीग्रेड है, जो सेल्सियस है, यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे इसका मान है 7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, का मान केल्विन पैमाने पर। अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला, तो K बराबर यहाँ पे डिग्री सेल्सियस प्लस क्या करना पड़ेगा, 273 क्या करना पड़ेगा, इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे केल्विन बराबर क्या होगा, तो माइनस का, यहाँ पे मान लो एग्जांपल हमने लिया, माइनस का कितना लिया, 73, प्लस यहाँ पे कितना जोड़ना पड़ेगा, 273। ठीक है, 273 यहाँ पे हम जोड़ेंगे तो बराबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 200 केल्विन होगा भाई, बराबर में क्या हो जाएगा, 200 केल्विन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि जो तापमान दिया है उसमें कितना जोड़ना पड़ेगा भाई, यहाँ पे 273। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और कैसे जोड़ना है यहाँ पे मैंने ये भी आपको बता दिया है। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। 273 केल्विन का मान क्या होता है, यानी 273 का मान यहाँ पे क्या होता है। तो 100 के या फिर 10 डिग्री सेल्सियस या फिर 10 के या फिर 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है, 0 डिग्री का मतलब यह है कि यहाँ पे 273 केल्विन का जो मान है, केल्विन का मान 0 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि सेल्सियस, क्योंकि सेल्सियस स्केल 0 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है भाई, शुरू होता है। क्या होता है, शुरू होता है। जबकि जो केल्विन है 273 केल्विन से क्या होता है भाई, शुरू होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जो 0 डिग्री सेल्सियस जो होगा यहाँ पे, वो 273 क्या होगा, केल्विन हो जाएगा। तो 273 केल्विन का जो मान होता है वो क्या होता है भाई, 0 डिग्री
सेल्सियस होता है, इसीलिए यहाँ पे हमारा कौन सा होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो भाई, सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच क्या संबंध है। सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच क्या संबंध है, ये अपने को बताना है। अब देखो भाई, यहाँ पे जो ए ऑप्शन है यहाँ पे दिया है 37 डिग्री सेल्सियस बराबर यहाँ पे क्या है 273 केल्विन, या फिर 98.6 डिग्री सेल्सियस बराबर यहाँ पे कितना दिया है 273 केल्विन, और यहाँ पे दिया है 0 डिग्री सेल्सियस बराबर यहाँ पे कितना दिया है इसमें 273 केल्विन, और यहाँ पे 0 केल्विन बराबर 273 केल्विन। तो कहने का मतलब यह है कि हमारा जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, जो कि अभी हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को किया है। जो 273 केल्विन है, 273 केल्विन का जो मान होता है वो कितना होता है 0 डिग्री। 0 डिग्री होता है तो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होगा, तो 273 केल्विन होगा, जो कि हमारा कौन सा होगा भाई, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखो भी, निम्न में से कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है, यानी इनमें से कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है। अब देखो यहाँ पे तापमान का पूछ रहा है भाई, मना कर रहा है नहीं है, तो यहाँ पे देखो फ़ारेनहाइट या सेल्सियस, पास्कल या केल्विन। तो देखो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस और केल्विन, ये तीनों तो क्या है भाई, तापमान के मात्रक है। ये भी किसका है, तो तापमान का। किसका है भाई, तापमान का है। ये भी किसका है, तापमान का। और ये भी किसका है, ये भी है भाई तापमान का। अब बी ऑप्शन है यहाँ पे पास्कल। पास्कल किसका है, तो पास्कल होता है भाई दाब का। किसका होता है, दाब का होता है। और दाब का क्या होता है भाई, मात्रक। दाब का क्या होता है, मात्रक होता है पास्कल। ठीक है, तो इनमें से तापमान का मात्रक नहीं है, तो पास्कल यानी हमारा कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा, करेक्ट आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, किस तापमान पर पानी तरल एवं ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान हो सकता है। यानी किस तापमान पर जो पानी है, पानी तरल एवं ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान हो सकता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस होगा भाई, जो कि यहाँ पे हमारे बी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा, बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। क्लियर। अगला देखो भाई, बर्फ का गलनांक बिंदु क्या है। बर्फ का गलनांक बिंदु क्या होता है, तो बर्फ का होता है भाई 273 केल्विन होता है। 273 केल्विन होता है, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन ही यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, 273 केल्विन। क्लियर। अगला देखो भाई, अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे पहले स्पेस है, तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है, तो संवहनी संबंधी या फिर उत्सर्जन संबंधी, तंत्रिका तंत्र संबंधी, श्वसन संबंधी। यहाँ पे जो श्वसन संबंधी है ये नहीं होगा, तंत्रिका तंत्र संबंधी ये भी नहीं होगा, उत्सर्जन संबंधी ये भी नहीं होगा। यहाँ पे हमारा होगा संवहनी संबंधी, यानी हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो संवहन उष्मा को स्थानांतरण या फिर संचरण की एक विधि है, यानी किसी तरल पदार्थ जैसे गैस, द्रव या फिर प्लाज्मा, इनमें अणुओं के जो समग्र यानी स्थानांतरण संवहन द्वारा उष्मा का लेन देन होता है। और जो ठोस होता है, ठोसों में संवहन संभव नहीं होता है भाई। जो ठोस होते हैं उनमें जो संवहन होता है वो संभव नहीं होता है, लेकिन जो तरल पदार्थ है, तरल पदार्थों में जो संवहन होता है उष्मा के संचरण की एक क्या होती है, मुख्य विधि होती है। ठीक है, तो संवहनी संबंधी यानी हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, निम्नलिखित में से कौन सा समूह में शामिल सर्वाधिक उष्मारोधी है।
तो यहाँ पे देखते हैं भाई ए ऑप्शन हमारा रबड़, कांच, प्लास्टिक, एबोनाइट, कपास, तांबा, या फिर प्लास्टिक, एबोनाइट, कागज, कपास, बेकेलाइट, शुष्क, हवा, रबड़, या फिर चांदी, तांबा, सोना, लोहा, बेकेलाइट, शुष्क, हवा, या फिर कागज, एबोनाइट, या फिर एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे हमारा बताओ कौन सा सही होगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, कौन सा समूह में शामिल सर्वाधिक उष्मारोधी है, उष्मारोधी, ठीक है। तो यहाँ पे जो बी वाला पॉइंट है हमारा, देखो प्लास्टिक, एबोनाइट, कागज, कपास, बेकेलाइट, शुष्क हवा, और यहाँ पे है रबर, ये वाला हमारा सही होगा। कौन सा भाई, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्लियर। तो दो वस्तुओं के बीच उष्मा के प्रवाह में अवरोध को उष्मा अवरोधकता कहते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा होगा भाई बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखो भाई, तुलनात्मक रूप से उष्मा के कुचालक होते हैं, उष्मा के कुचालक होते हैं। तो पीबी और एच जी, सी यू या फिर एफ ई, ए यू या फिर ए जी, सी यू या फिर ए एल। तो यहाँ पे पीबी और एच जी सही हो जाएगा भाई। कौन सा होगा यहाँ पे हमारा, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो पीबी और जो एच जी है, इसका मतलब यह होता है, पीबी का मतलब क्या होता है भाई, लेड होता है। तो लेड और यहाँ पे हो जाएगा पारा, लेड और पारा। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा भाई, ए ऑप्शन सही होगा। तो लेड और पारा जो है वो तुलनात्मक रूप से उष्मा के क्या होते हैं, कुचालक। क्या होते हैं ये, उष्मा के उष्मा के क्या होते हैं भाई, कुचालक होते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा ए वाला पॉइंट जो ए ऑप्शन है हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक एक उष्मा संवेदनशील प्रतिरोधक के रूप में जाना जाता है। तो थर्मिस्टर या फिर ट्रांजिस्टर या द्विध्रुवीय या फिर संधारित्र यानी कैपेसिटर। तो थर्मिस्टर यहाँ पे सही होगा भाई। क्या होगा, थर्मिस्टर यानी ए ऑप्शन हमारा सही होगा। तो थर्मिस्टर जो होता है वो एक प्रकार का क्या हो भाई, प्रतिरोधक है। क्या है, प्रतिरोधक, प्रतिरोधक है। एक सेकंड भाई, जिसका प्रतिरोध, जिसका प्रतिरोध ताप के परिवर्ती परिवर्तित ताप के परिवर्तित होने के साथ बहुत अधिक परिवर्तित होता है, परिवर्तित होता है। ठीक है। थर्मिस्टर जो होता है एक प्रकार का क्या है भाई, प्रतिरोधक, जिसका प्रतिरोध ताप के परिवर्तित होने के साथ बहुत अधिक क्या होता है, परिवर्तित होता है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा भाई, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन सा प्रतिरोधक एक उष्मा संवेदनशील प्रतिरोधक के रूप में जाना जाता है। थर्मिस्टर यहाँ पे हमारा सही होगा, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन करते हैं, सौर कुकर के अंदर का रंग कैसा होता है। सौर कुकर के अंदर का जो रंग होता है वो कैसा होता है भाई, काला होता है। कौन सा होता है, काला। तो सफेद नहीं होता है, काला सही होगा। नीला भी यहाँ पे नहीं होगा और भूरा भी नहीं होगा। कौन सा होगा भाई, काला सही हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। अब यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे पूछा है सौर कुकर, किसके लिए, सौर कुकर। अब देखो सौर कुकर या फिर जो ओवन होता है, ठीक है, सौर कुकर या फिर ओवन,
ये दोनों जो है ऐसे उपकरण होते हैं जो कि खाना बनाने या पानी यानी जल को गर्म करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से सूर्य की ऊर्जा का क्या करते हैं भाई, ये यूज करते हैं यानी उपयोग करते हैं। ठीक है, तो कुकर जो होता है एक धातु होता है, यानी धातु का क्या होता है, डिब्बा होता है, और इसका जो अंदर का जो रंग होता है वो कैसा होता है भाई, काला होता है। ठीक है, और यह उष्मा का अच्छा अवशोषक होता है, और इसके ऊपर एक दर्पण भी लगा होता है भाई। क्या लगा होता है, दर्पण लगा होता है, और ज्यादा से ज्यादा प्रकाश को कुकर के अंदर क्या करता है, यह भेजता है, और इस प्रकार एक कांच का ढक्कन होता है जो अंदर की उष्मा को बाहर निकलने से क्या करता है भाई, रोकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन। उसके बाद में करते हैं भाई अगला क्वेश्चन। वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाती है? तो गलनांक होगा, क्वथनांक बिंदु होगा, गुप्त उष्मा होगी, या फिर संलयन की आवेग उष्णता होगी। गलनांक सही होगा भाई, यहाँ पे कौन सा होगा, गलनांक, यानी हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो किसी ठोस पदार्थ का जो गलनांक होता है वह क्या होता है, तापमान होता है, और जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में पहुंच जाता है, और गलनांक पर ठोस और द्रव जो समावस्था में होता है, जिस तापमान पर किसी पदार्थ की अवस्था द्रव से ठोस में क्या होती है, परिवर्तित होती है, तो उस तापमान को क्या कहते हैं, हिमांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, हिमांक। क्या कहा जाता है, हिमांक कहा जाता है। यानी जिस तापमान पर किसी पदार्थ की अवस्था द्रव से ठोस में परिवर्तित होती है, तो उस तापमान को क्या कहते हैं भाई, हिमांक कहते हैं। क्या कहते हैं, हिमांक कहा जाता है। क्लियर, तो गलनांक हमारा यानी एक ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला है, यहाँ पे है 257 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक स्थिति क्या है? तो प्लाज्मा, या फिर ठोस, या फिर गैसीय, या फिर तरल? तो गैसीय सही होगा भाई। क्या होगा, गैसीय, यानी हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर, अगला देखो भाई। उस तापमान को क्या कहते हैं जिस पर वायुमंडलीय दाब पर द्रव उबलना शुरू कर देता है? तो संलयन उष्मा, क्वथनांक, या उदासीनीकरण उष्मा, या फिर गलनांक? तो गलनांक नहीं होगा, उदासीनीकरण भी नहीं होगा, क्वथनांक सही हो जाएगा। क्वथनांक यानी हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर होता है, तो उसे क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। यानी हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखो भाई, पानी का क्वथनांक बिंदु कितना होता है? पानी का क्वथनांक बिंदु कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा भैया ए ऑप्शन। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होगा। क्लियर, अगला देखो भाई। जल का वाष्पीकरण होता है, जल का वाष्पीकरण होता है हिमांक बिंदु पर, समस्त तापमानों पर, संगलन तापमान पर, क्वथनांक बिंदु पर? तो यहाँ पे हमारा होगा भी समस्त तापमानों पर,
यानी हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि किसी तत्व या फिर यौगिक को द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा होगा भाई समस्त तापमानों पर, यानी सी ऑप्शन सही होगा। अगला देखो, एक सतही परिघटना है तो उबलना, वाष्पीकरण, गलन या फिर हिमीकरण। यहाँ पे वाष्पीकरण सही होगा भाई। क्या होगा? वाष्पीकरण, यानी हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो वाष्पीकरण एक सतही परिघटना है। वाष्पीकरण में यौगिक द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में क्या होता है? परिवर्तित होता है। क्लियर? तो यहां पे मैं आपको लिखवा देता हूं। देखो, वाष्पीकरण जो है, वाष्पीकरण एक सतही परिघटना है। वाष्पीकरण में यौगिक द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में क्या होता है भाई? परिवर्तित होता है। क्लियर? एक पॉइंट और लिख लो, जल की वाष्पीकरण की क्रिया क्या होती है भाई? प्रत्येक ताप पर होती है। प्रत्येक ताप पर होती है। क्लियर? तो यहां पे हमारा कौन सा होगा भाई? सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी किसके कारण ठंडा रहता है? किसके कारण ठंडा रहता है भाई? तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, देखो, वाष्पोत्सर्जन या फिर रूपांतरण या फिर संघनन या फिर वाष्पन। तो यहाँ पे हमारा सही होगा वाष्पन, यानी वाष्पन का मतलब हो गया जो वाष्पीकरण है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा भाई डी ऑप्शन सही होगा, वाष्पन। वाष्पन या फिर वाष्पीकरण का दोनों का मतलब एक ही होता है। क्लियर? तो किसके कारण होगा भाई? वाष्पीकरण के कारण, यानी डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अनुदैर्ध्य तरंगों में कण संचरण की दिशा में कंपन करते हैं तो लंबवत, अर्धवर्ताकार, प्लानर या फिर समांतर। समांतर सही होगा भाई। यहाँ पे क्या होगा? समांतर, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अनुदैर्ध्य तरंगों में कण संचरण की दिशा में समांतर जो होते हैं वो कंपन करते हैं। क्लियर? डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, विरलीकरण होता है जहां हवा का दाब होता है। विरलीकरण होता है जहां हवा का दाब होता है। तो निम्न या फिर उच्च या फिर समान या फिर निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे हमारा सही होगा भाई निम्न होगा। निम्न यानी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जहां पर हवा का दाब निम्न होता है वहां पर जो विरलीकरण है, ठीक है, विरलीकरण, तथा जहां पर हवा का दाब उच्च होता है वहां पर क्या होता है? सघनता होता है। ठीक है, तो यहाँ पे विरलीकरण जो होगा जहां पर हवा का दाब क्या होगा भाई? निम्न। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन सही होगा। अगला देखोगे, संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब क्या होता है? शून्य होता है या फिर अनंत होता है, कम होता है या फिर उच्च होता है? उच्च होगा भाई। क्या होगा?
उच्च, यानी हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उच्च। अगला देखो, कण विक्षोभ के प्रसार की दिशा में लंबवत ऊपर और नीचे दोलन करते हैं। यहां किस प्रकार की तरंगों पर चर्चा की गई है? तो अनुदैर्ध्य, मूल, यांत्रिक, अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ सही होगा भाई, क्या होगा? अनुप्रस्थ, यानी डी ऑप्शन सही होगा। तो यदि माध्यम से घटक यानी कण तरंग की गति की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं तो ऐसी तरंग को क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। क्लियर? तो यहां पे हमारा होगा भाई डी ऑप्शन, अनुप्रस्थ। अगला क्वेश्चन देखो, कंपन कर रही वस्तु का समयांतराल कितना है? यहाँ पे 0.04 सेकंड है। तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी? तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी? अब यहाँ पे जो टी दिया है, टी का जो मतलब होता है वो होता है आवर्तकाल। क्या होता है भाई? आवर्तकाल। और जो आवर्ती है, फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पे इसको डिनोट करेंगे भाई एन से। ये अपने को इसमें बतानी है। तो एन बराबर जो होगा यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा वो 1/, में बनेगा अपने पास में टी। तो बराबर में यहाँ पे 1/, में यहाँ पे जो टी है, टाइम इसमें कितना है? समयांतराल, यानी यहाँ पे 0.04 सेकंड है। तो यहाँ पे बटे में 0.0 कितना होगा भाई? यहाँ पे 4। क्लियर? तो बराबर में यहाँ पे जो एन बराबर होगा वो हो जाएगा 100 में क्या होगा? यहाँ पे 4। कैसे होगा? देखो यहाँ पे दो संख्या को छोड़ के यहाँ पे पॉइंट है, अगर हम इस पॉइंट को यहाँ से हटाते हैं तो यहाँ पे कितने जीरो लगेगी? 2। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई? 100। तो 100 में क्या हो जाएगा? 4। 4 का भाग किस में देंगे? 100 में। कितनी बार जाएगा? 25 बार। तो 25 चौक 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हर्ट्ज में होगा भी। क्लियर? तो यहाँ पे आवर्ती अपने को बताना, यानी फ्रीक्वेंसी बताना था, तो यहाँ पे 25। तो 25 का मतलब यह हो गया कि हमारा यहाँ पे बी होगा भाई, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें क्या होती है? तो अनुप्रस्थ होती है, या फिर अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों, या फिर अनुदैर्ध्य या फिर स्थिर? अनुदैर्ध्य होगी भाई। क्या होगी? अनुदैर्ध्य होगी, यानी बी ऑप्शन सही होगा। तो किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली जो लहरें होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। क्लियर? यहाँ पे कौन सा होगा भाई? बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है? तो प्रकाश तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, रेडियो तरंग, या फिर ध्वनि तरंग? तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा भाई? ध्वनि तरंग, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे है लंगर डालकर रोकी हुई नाव लहरों से हिल रही है, जिनके तरंगों का ऊपरी सिरा 100 मीटर अलग है, और तरंग जो है, तरंग के ऊपरी सिरों का वेग कितना है? 25 मीटर प्रति सेकंड है। नाव को हिलने की आवृत्ति क्या होगी? आवृत्ति इसमें हम बतानी है भाई। ठीक है? देखो भाई, आवर्ती अपने को बताना है। आवर्ती का मतलब यह हो गया कि देखो, आवर्ती बराबर क्या होगा? अब यहां पे जो आवर्ती होगा, इसका मतलब यह हो जाएगा कि जो नाव है, नाव के हिलने की आवर्ती बराबर क्या होगा? तो जो तरंग है, तरंगों के सिरों का वेग बटे में यहां पे क्या हो जाएगा? तो जो तरंग है, तरंगों का ऊपरी सिरा
ऊपरी सिरा। तो यहाँ पे तरंगों के सिरों का जो वेग है वो कितना दिया यहाँ पे 25 मीटर प्रति क्या दिया है सेकंड दिया है। तो बराबर में यहाँ पे हो जाएगा 25 बटे में क्या होगा तो यहाँ पे दिया है तरंगों का ऊपरी सिरा 100 मीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा 100 मीटर बराबर में यहाँ पे होगा 0.25 हो जाएगा। हर्ट्ज में इसका आंसर होगा 0.25। 0.25 का मतलब यह होगा कि हमारे पास में यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। निम्न में से किन तरंगों में संपीड़न और विरलन प्रतिक्रिया शामिल है। तो अनुदैर्ध्य तरंग या फिर विद्युत चुंबकीय तरंग, प्रकाश तरंग, अनुप्रस्थ तरंग। तो अनुदैर्ध्य तरंग सही होगा यानी यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, आवर्ती और कालावधि में क्या संबंध है। सूत्र यानी फॉर्मूला यहाँ पे हमें इसमें बताना है। तो यहाँ पे देखो आवर्ती और कालावधि, तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला होगा वो ये होगा यहाँ पे काला अवधि का मतलब ये हो गया यहाँ पे टी। ठीक है, अब टी हो तो इसका मतलब ये हो जाएगा इसमें कि टी बराबर हमारे पास में होगा 1 में क्या होगा यहाँ पे म्यू होगा। क्या होगा 1 में म्यू होगा। इसका मतलब यह हो गया कि यहाँ पे जो कालावधि है यानी जो टी है तो टी हो तो यहाँ पे जो म्यू होगा वो बराबर 1 यहाँ पे क्या होगा टी। अब यहाँ पे हमें क्या बताना है, हमें टी बताना है। तो टी बराबर जो हमारा सही फॉर्मूला होगा वो ये वाला हो जाएगा यानी यहाँ पे हमारा होगा भी डी ऑप्शन। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। क्लियर। अब देखो जो कंपन करने वाली वस्तु है 1 सेकंड में जितना कंपन करती है उसे हम क्या कहते हैं, आवर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्ती। आवर्ती का मतलब क्या होता है तो वो मैं देखो यहाँ पे लिखवा देता हूं आपको। आवर्ती तो कंपन करने वाली, कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकंड में, 1 सेकंड में जितना कंपन, जितना कंपन करती है उसे उसकी क्या कहते हैं भाई, आवर्ती। आवर्ती कहते हैं। आवर्ती का मात्रक मैंने आपको बता दिया क्या होता है, हर्ट्ज। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। अगला देखो, एक माध्यम से एक ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य कितनी है जिसकी आवर्ती कितने यहाँ पे 840 हर्ट्ज है और यहाँ पे जो गति है वो कितनी है 380 और मीटर प्रति किसमें है भाई, सेकंड में। तो यहाँ पे हमारा मीटर में यहाँ पे अपने को बताना है। क्लियर। अब देखो भाई यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो V बराबर होता है N और इनटू में क्या होता है लैम्डा। तो यहां पे जो N है, N का मतलब होता है यहां पे आवर्ती। क्या होता है भाई, आवर्ती होता है। यहां पे जो लैम्डा है इसका मतलब होता है जो तरंग दैर्ध्य है। क्या है, तरंग दैर्ध्य। V क्या है, V है गति। V क्या है, गति। तो यहां पे इसका मतलब यह होगा कि हमें ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करना अपने को लैम्डा का मान। तो यहाँ पे जो V का मान है इसमें V कितना है, तो गति है इसमें 380। 380 बराबर में कितना, तो 840।
क्योंकि 840 इसमें क्या दिया है, आवृत्ति का मान, तो गुणा में हमें लेमड़ा का मान अपने को बताना है। तो लेमड़ा बराबर क्या हो जाएगा, तो 380 और 380 बटे में क्या हो जाएगा भाई, 440। 400 क्या हो जाएगा भाई, सॉरी 1 सेकेंड भाई, 840 है ना, 840 हो जाएगा। यहाँ पे 380 बटे में 840, तो बराबर में यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो एक जीरो से एक जीरो को यहाँ पे हम कैंसिल करेंगे। अब 84 का भाग 38 में नहीं जा रहा, तो इसका मतलब यहाँ पे होगा जीरो। जीरो के बाद में यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट, तो यहाँ पे होगा जीरो। तो यहाँ पे फिर जाएगा 4 बार और फिर जाएगा 5 बार। वैल्यू किस में आएगी, तो वैल्यू जो है यहाँ पे किस में आएगी, एम में। क्लियर। तो यहाँ पे 0.45, तो 0.45 का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन ही सही होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, तरंग लंबाई आम तौर पर ग्रीक लेटर में दर्शाया जाता है, किसमें भाई, ग्रीक लेटर में। तो बताओ गामा होगा, बीटा होगा, लेमड़ा होगा या फिर अल्फा होगा। लेमड़ा होगा भाई, क्या होगा, लेमड़ा होगा, जो कि यहाँ पे अभी मैंने बताया था आपको, ये वाला प्रतीक इसका होता है। क्लियर। अगला देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है। दोनों अनुप्रस्थ तरंगे हैं, या फिर दोनों अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, या फिर ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ होती है और प्रकाश तरंगे अनुदैर्ध्य होती है, या फिर ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती है और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है। तो यहाँ पे हमारा जो सही होगा वो हो जाएगा, ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती है और प्रकाश तरंग अनुपस्थ होती है। तो कहने का मतलब यह है कि हमारा हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। अगला देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है। तो दोनों अनुप्रस्थ तरंगे होती है, दोनों अनुप्रस्थ तरंगे होती है, या फिर दोनों अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, या फिर ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ तरंगे होती है लेकिन प्रकाश तरंग अनुदैर्ध्य होती है, या फिर ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है लेकिन प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होती है। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा डी वाला ही सही हो जाएगा। कौन सा होगा, डी वाला, जो कि मैंने अभी आपको पहले भी कराया है। ठीक है। ये जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो किसमें पूछा गया है, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है, और यहाँ पे 2018 में, और शिफ्ट कौन सी है, फर्स्ट शिफ्ट। ये जो क्वेश्चन है ये भी किस में पूछा गया है, ग्रुप डी में पूछा गया है, 2018 में पूछा गया है। शिफ्ट कौन सी है भाई, शिफ्ट है इसमें सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है, सेम क्वेश्चन है। क्लियर। तो यहां भी हमारा कौन सा होगा भाई, डी ऑप्शन ही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, एक मात्रा है जो एक तरंग की प्रकृति का वर्णन नहीं करती है। तो ऊंचाई, तरंग गति, तरंग दैर्ध्य, आवर्ती। ऊंचाई होगा भाई, क्या होगा, ऊंचाई। तो यानी हमारा हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन। ध्वनि तरंग यहाँ पे है 339 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करती है। यदि इसकी तरंग दैर्ध्य 1.5 सेंटीमीटर है तो तरंग की जो आवर्ती है वो क्या होगी। ठीक है। तो तरंग की जो आवर्ती होगी वो क्या होगी, ये अपने को इसमें बतानी है। देखो ध्वनि तरंग जो इसमें कितना दिया है, 339 यानी 339 मीटर प्रति सेकंड इसमें दिया है। अब बात करें यहाँ पे कि ध्वनि तरंग की जो गति है, तो ध्वनि तरंग की गति, तो यहाँ पे हो जाएगा 339 हो जाएगा। किसमें होगी, तो मीटर प्रति किसमें हो जाएगा, सेकंड में हो जाएगा। बात करें यहाँ पे कि जो ध्वनि है, ध्वनि की तरंग दैर्ध्य, एक सेकंड, तरंग दैर्ध्य है ना भाई, तरंग दैर्ध्य
तो यहाँ पे हो जाएगा 1.5 होगा, ये हो जाएगा सेमी। तो बराबर में 1 पॉइंट कितना होगा, 5 बटे में कितना करेंगे यहाँ पे 100, तो बराबर में यहाँ पे होगा भाई मीटर में, इसमें होगा मीटर में होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखो इसकी जो तरंग दैर्ध्य है कितना, यहाँ पे 1.5, तो यहाँ पे हमने कितना लिया 1.5 लिया, बटे में 100 और यहाँ पे हो जाएगा मीटर। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो v बराबर है, v का मतलब क्या हो गया ध्वनि की गति, बराबर में क्या होगा n का मतलब क्या हो गया आवर्ती, और गुणा में क्या होगा लेमड़ा यानी तरंग दैर्ध्य। ठीक है, v का मतलब क्या हो गया ध्वनि की गति, n का मतलब हो गया आवर्ती, और जो लेमड़ा है इसका मतलब क्या हो गया तरंग दैर्ध्य। तो आवर्ती जो है हमें निकालना है, तो आवर्ती बराबर हम क्या करेंगे, एक सेकंड भाई, आवर्ती बराबर यहाँ पे तो 339 गुणा में कितना करेंगे, तो यहाँ 100 से करेंगे और बटे में यहाँ पे 1.5 लेंगे। तो आवर्ती बराबर जो होगा वो हो जाएगा, ऊपर वाली संख्या गुणा करेंगे तो यहाँ पे 339 हो जाएगा और यहाँ पे 00। क्लियर, तो यहाँ पे एक पॉइंट क्या हो जाएगा 5, बराबर में हो जाएगा 2, फिर 6 हो जाएगा, फिर 00 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 22600 वैल्यू किस में होगी, तो हर्ट्ज में होगी भाई। तो यानी इसका मतलब यह है कि यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2200, यानी डी ऑप्शन करेक्ट होगा। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यदि किसी तरंग की आवर्ती 2 गुनी हो जाती है तो उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी, मूल का 3 गुना होगी, मूल का 1/3, मूल का 2 गुना, मूल का आधा होगा। तो मूल का क्या हो जाएगा भाई आधा हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पे हमारा कौन सा होगा, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो माध्यम से किसी भी कण के एक पूरे चक्कर या फिर कंपन के समय में तरंग या फिर विक्षोभ जितने दूरी तय करती है उसे हम क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे मूल का आधा। क्लियर, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही होगा। यदि 2 क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी L है तो उसकी तरंग दैर्ध्य को व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। तो L/2 या फिर 2L द्वारा, तो ये भी नहीं होगा और ये भी हमारा नहीं होगा। L/4 ये भी नहीं होगा, L द्वारा हो जाएगा, यानी हमारा डी ऑप्शन सही होगा। क्लियर, तो 2 क्रमिक शीर्षों के बीच की जो दूरी है वो होगी L, इसीलिए यहाँ पे हमारा कौन सा होगा भाई, डी ऑप्शन हो जाएगा, L द्वारा हो जाएगा। अगला देखो, रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि से बढ़ती है, किससे बढ़ती है, तो आयाम बढ़ने या फिर आवर्ती बढ़ने, तरंग दैर्ध्य बढ़ने, पिच बढ़ने, तो आयाम बढ़ने। आयाम बढ़ने से क्या होती है, बढ़ती है। रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि आयाम बढ़ने से क्या होती है, बढ़ती है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा भाई ये ऑप्शन सही होगा। क्लियर, अगला देखो भाई, अगला, किसी माध्यम से एक कण 2.5 सेकंड में 40 कंपन पूर्ण करता है तो तरंग की आवर्ती क्या होगी। आवर्ती इसमें हमें बतानी है। आवर्ती का मतलब क्या हो गया n, n बराबर होता है हमारे पास में फॉर्मूला, तो 1 बटे में क्या होता है t। तो यहाँ पे 40 बटे में कितना लूंगा, क्योंकि कंपन कितना है, तो यहाँ पे कंपन दिया है 40 बटे में यहाँ पे सेकंड कितना दिया है, तो t है, t का मान हमें लेना पड़ेगा। तो 2 पॉइंट कितना हो जाएगा यहाँ पे 5, तो बराबर में क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 16। अब 16 क्या होगा भाई, हर्ट्ज होगा। क्लियर, तो यहाँ पे 16 हर्ट्ज, यानी हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए ऑप्शन। अगला देखो, तरंग चाल, आयाम, तरंग दैर्ध्य और आवर्ती सभी को क्या कहा जाता है, सभी को क्या कहा जाता है भाई, तरंग के रासायनिक गुण, तरंग के घटक, तरंग की विशेषताएं, तरंग के कार्य। तरंग के कार्य सही होगा, तरंग के कार्य नहीं होगा भाई, एक मिनट,
तरंग के कार्य, फिर तरंग की विशेषता। तरंग की विशेषता होगी वो क्या होगी? तरंग की विशेषता, यानी हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो किसी माध्यम से उत्पन्न विक्षोभ का एक समान चाल से आगे बढ़ना तरंग गति कहलाता है। तो तरंग की विशेषता यानी हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, डी नहीं होगा भाई, ठीक है, सी भी नहीं होगा और ए बी नहीं होगा। अगला देखो, तरंग का आयाम होता है, तरंग का जो आयाम है वो होता है तरंग की एक समयावधि में तरंग द्वारा तय की गई दूरी, माध्यम के कणों द्वारा मध्य स्थान के किसी भी तरफ तय की गई अधिकतम दूरी, एक सेकंड में तरंग द्वारा तय की दूरी, या फिर एक तरंग लंबाई के बराबर दूरी। तो जो माध्यम है, माध्यम के कणों द्वारा मध्य स्थान के किसी भी तरफ तय की गई अधिकतम दूरी, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा भाई बी ऑप्शन होगा। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक स्रोत तरंग से 0.3 सेकंड में 40 शिखर क्रेस्ट और 40 गर्त थ्रोट बनते हैं। तरंग की आवृत्ति ज्ञात करें। आवृत्ति अपने को ज्ञात करना है। आवृत्ति का मतलब क्या हो गया? एन। तो एन बराबर यहाँ पे 40 बटे में क्या होगा भाई? तो 40 बटे में होगा 0.3। तो बराबर में यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर लगेगा 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 400। 400 बटे में कितना हो जाएगा? तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे लग जाएगी 0, तो 400 बटे में क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो बराबर में यहाँ पे 133 पॉइंट क्या हो जाएगा? 33 हो जाएगा। वैल्यू किस में होगी? तो यहाँ पे हर्ट्ज में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा भाई सी ऑप्शन। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। अगला देखो, आवर्ती किसमें प्रकट की जाती है और दर्शाता है कि घटना प्रति सेकंड दोहराई जाती है? तो बताओ, ओम में होगी या फिर एम्पियर में या फिर डेसिबल में या फिर यहाँ पे हर्ट्ज में? हर्ट्ज में होगा भाई। किस में होगा? हर्ट्ज में, यानी हमारा डी ऑप्शन सही होगा। तो जो ए ऑप्शन है हमारा ओम, ये किसकी इकाई होती है? प्रतिरोध की। किसकी होती है? प्रतिरोध की होती है। एम्पियर किसका होगा? तो ये हो जाएगा धारा का। डेसिबल का मतलब ये हो जाएगा भाई ध्वनि का। क्लियर। और हर्ट्ज किसका होगा? तो हर्ट्ज हो जाएगा भाई हमारे आवर्ती का। किसका होगा? आवर्ती का हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखो भाई, ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम से कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो विरलन या फिर संपीड़न, अनुनाद या फिर दोलन? तो संपीड़न कहलाएगा भाई। क्या कहलाएगा? संपीड़न कहलाएगा, यानी हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम से कणों के उच्च घनत्व का जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है? संपीड़न। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा यहाँ पे कौन सा होगा भी? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। अगला देखो भाई, निम्न में से किस ध्वनि तरंग में तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक लंबी होगी? तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है देखो, 100 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंग, 200 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंग, या फिर 300 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंग, या फिर 400 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंग। तो 400 वाली यहाँ पे नहीं होगा, 300 वाली भी नहीं होगा, 200 वाली भी नहीं होगा, 100 वाली हो जाएगी भाई यहाँ पे। ठीक है, यानी हमारा कौन सा होगा यहाँ पे? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जिस ध्वनि तरंग की आवृत्ति कम होगी उसका जो तरंग दैर्ध्य है वो क्या होगा भाई? सर्वाधिक होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो 100 हर्ट्ज की आवृत्ति है, तो 100 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली जो ध्वनि की तरंग है वो क्या होगी? सर्वाधिक होगी। इसीलिए यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन सही होगा। क्लियर। अगला देखो, एक स्रोत 0.4 सेकंड में 20 तरंग शिखर यानी क्रेस्ट और यहाँ पे तरंग गरत थ्रोट यहाँ पे कितना उत्पन्न करता है? अब यहाँ पे जो तरंग की आवृत्ति है वो अपने को यहाँ पे बताना है। अब यहाँ पे आवृत्ति बताना है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पे हमें एन का मान बताना है। किसका मान बताना है?
एन का। तो एन बराबर हमारे पास में हो जाएगा 1 में क्या होता है, टी होता है। तो यहाँ पे बराबर में कितना हो जाएगा, 20। क्या होगा, 20 हो जाएगा, क्योंकि तरंग की शिखर कितना दे रखा है, 20 बटे में यहाँ पे जो टी है, टी का मान यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे है 0 पॉइंट कितना है भाई, 4। 0 पॉइंट कितना है, 4 हो जाएगा। यहाँ से देखो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0। तो बराबर में यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 50। कितना होगा, 50 होगा। और हर्ट्ज में इसकी क्या आएगी भाई, वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा, डी वाला सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे है 500 हर्ट्ज आवर्ती का स्रोत 0.4 मीटर तरंग दैर्ध्य की तरंगे उत्सर्जित करता है। तरंग को 60 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब समय का मतलब यह हो गया कि हमें सेकंड में बताना पड़ेगा। समय को किस में मापते हैं भाई, सेकंड में। तो सेकंड में यहाँ पर अपने को बताना है। फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था कि लेमड़ा बराबर क्या होता है, तो v बटे में क्या होता है, n होता है। लेमड़ा बराबर v बटा क्या होता है, n होता है। तो n जो है यहाँ पे बताओ कितना है, n का मान दिया यहाँ पे 50। 50 क्या दिया यहाँ पे, हर्ट्ज दिया है। लेमड़ा का मान यहाँ पे कितना दिया है, तो 0.4 m दिया है। अब यहाँ पे लेमड़ा बराबर यहाँ पे v बटे में क्या होगा, n, या फिर v बराबर जो होता है वो n इंटू में क्या होता है, लेमड़ा होता है। तो यहाँ पे बराबर में क्या होगा, तो n का जो मान है यहाँ पे कितना दिया है, तो 500। कितना दिया है भाई, 500 दिया है। गुणा में यहाँ पे जो लेमड़ा का मान है वो कितना दिया है, तो 0 पॉइंट कितना है भाई, 4। 0 पॉइंट कितना है, 4। तो बराबर में यहाँ पे कितना हो जाएगा, 200। अब 200 क्या होगा भाई, मीटर प्रति क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। अब मीटर प्रति सेकंड होगा तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो डी होगा, तो डी बराबर यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 600 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो डी बराबर यहाँ पे कितना होगा, तो 600। तो 600 क्या होगा यहाँ पे, मीटर है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा समय हमें निकालना है। तो समय बराबर जो यहाँ पे होगा वो क्या हो जाएगा, दूरी बटा क्या हो जाएगा, चाल होगा भी। दूरी बटा क्या होगा, चाल हो जाएगा। अब यहाँ पे जो दूरी है देखो इसमें कितना दिया है, 600। 600 मीटर दिया तो दूरी कितना हो जाएगा, इसमें 600 हो जाएगा। बटे में यहाँ पे जो चाल है, चाल हमने कितना निकाला यहाँ से, 200। तो चाल कितना हो जाएगा भाई, 200 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो को हम कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास में जो समय होगा ना वो हो जाएगा 3 सेकंड होगा। क्या होगा, 3 सेकंड, जो कि हमारे सी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो भाई, एक तरंग के गर्त की गहराई को इसका क्या कहा जाता है। तो आवर्ती कहेंगे, परिमाण कहेंगे, विस्थापन कहेंगे, या फिर यहाँ पे आयाम कहेंगे। तो आयाम ही कहलाएगा भाई। क्या कहलाएगा, आयाम, यानी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। अगला देखो, किसी माध्यम में घनत्व के एक दोलन को पूरा करने में लगने वाला जो समय है उसको हम क्या कहेंगे। तो तरंग का दोलन, तरंग की आवर्ती, तरंग का समय काल, तरंग में आने जाने की गति। तो यहाँ पे सही हो जाएगा तरंग का समय काल, यानी हमारा बी ऑप्शन सही होगा। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, 500 मीटर प्रति सेकंड की चाल से यात्रा करने वाली तरंग की आवर्ती यहाँ पे है 20 हर्ट्ज है। समय अंतराल क्या होगा, यानी समय अंतराल हमें बताना पड़ेगा किसमें, सेकंड में। तो यहाँ पे जो आवर्त काल है, आवर्त काल, एक सेकंड, आवर्त काल बराबर हो जाएगा, तो 1 बटे में क्या होगा, आवर्ती होगा भी। 1 बटे में क्या होगा, आवर्ती, बराबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बटे में कितना लूंगा यहाँ पे, 20, क्योंकि कितना दिया यहाँ पे, 20 दिया है। तो इसका मतलब ये होगा, इसका भाग इसमें देंगे तो यहाँ पे 0 पॉइंट क्या होगा, 0, और यहाँ पे हो जाएगा 5, और क्या होगा, सेकंड, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, सूर्य द्वारा उत्सर्जित
हानिकारक विकिरण है। तो यहाँ पे गामा किरणें, अवरक्त किरणें, पराबैंगनी विकिरण किरणें या फिर अल्फा किरणें। तो यहाँ पे हमारा सही होगा भाई पराबैंगनी किरणें हो जाएगा, यानी हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर साथियों? तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे और उसके बाद में करेंगे भाई अगली नेक्स्ट क्लास में।